हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डेटा गेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन देखिए पेडागोजी से बनते हैं। तो आज के देखिए क्लास में पेडागोजी के भी क्वेश्चन लिए हैं, तो देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एजुकेशन संविधान की किस सूची का विषय है? तो शिक्षा एजुकेशन संविधान की किस सूची का विषय है? तो वह हो जाएगा समवर्ती सूची का हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षा एजुकेशन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और देखिए इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा से संबंधित कानून बना सकती हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होता है और देखिए इसका अर्थ होता है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा के मामले में कार्य कर सकती हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होता है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है और देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाना होता है। जैसे देखिए, जब छात्र करके सीखते हैं तो वह सक्रिय रूप से सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण और फील्ड ट्रिप क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह प्रत्यक्ष अनुभव और डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे छात्र कक्षा में पढ़ी गई बातों को वास्तविक दुनिया में देख पाते हैं, जिससे उनका सीखना अधिक प्रभावशाली और अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो वह हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए की गई थी। तो देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए की गई थी। देखिए, हंटर आयोग जिसे आधिकारिक तौर पर डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी कहा जाता था, इसकी नियुक्ति देखिए 13 अप्रैल 1919 के हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संसद की कार्यवाही का नाटक आयोजित करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो कक्षा में संसद की कार्यवाही का नाटक आयोजित करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? तो वह हो जाएगा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझना होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में संसद की कार्यवाही का नाटक आयोजित करने का सबसे उपयुक्त कारण होगा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझना होगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कक्षा में नाटक आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवहारिक रूप से यह सिखाना कि देश की शासन व्यवस्था और संसद कैसे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो वह हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे देखिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी को और देखिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। देखिए समझते हैं। देखिए, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को लड़ा गया था और किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था
और देखिए इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था तो आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भारत में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और देखिए कब लागू किया था? तो 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए यह समझौता लागू किया था और देखिए इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप छात्रों में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा देंगे? तो एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप छात्रों में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा देंगे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चर्चा और वाद विवाद का आयोजन करके देंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना जरूरी होता है और देखिए छात्र चर्चा और वाद विवाद से किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को समझना सीखते हैं और देखिए तथ्यों और धारणाओं के बीच अंतर करना जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से और देखिए तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और दूसरों के विचारों का विश्लेषण करना जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो वह हो जाएगा सोना और दिनार के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त काल में देखिए किस धातु के ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे? तो वह हो जाएगा सोना और दिनार के। देखिए समझते हैं। देखिए भारतीय इतिहास में गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो देखिए भारतीय इतिहास में गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे और देखिए इन सोने के सिक्कों को तत्कालीन अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो इन सोने के सिक्कों को तत्कालीन अभिलेखों में दिनार कहा गया है और देखिए गुप्त काल को इसकी आर्थिक समृद्धि और कलात्मक विकास के कारण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त काल को देखिए भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में देखिए विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में? तो वह हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति में हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हो गया था। देखिए समझते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में औपचारिक विभाजन चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। तो बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान देखिए औपचारिक रूप से विभाजन हुआ था तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। और देखिए चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी लगभग 72 ईस्वी में आयोजित की गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति और देखिए किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन देखिए कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। देखिए चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने इस संगीति का संरक्षण दिया था और देखिए इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी इसकी अध्यक्षता और जबकि अश्वघोष देखिए इसके उपाध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा देखिए बहलोल लोदी ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अंतिम शासक को हटाकर लोदी वंश की स्थापना की थी। तो बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अंतिम शासक को देखिए हटाकर
लोधी वंश की स्थापना की थी। और देखिए यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के थे। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी। देखिए अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें देखिए अमीर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए चीनी यात्री फयान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फयान देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह देखिए लगभग रहा था भारत में, तो वह लगभग 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। और देखिए उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों की खोज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी देखिए कहानी सुनाना हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए केवल मानचित्र दिखाना तो आपका गलत हो जाएगा केवल, और रटकर सिखाना तो आपका देखिए रोट लर्निंग नहीं करवानी है बच्चों को, तो आपका देखिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब व्याख्यान विधि हो जाएगा, लेक्चर मेथड आपका देखिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका कहानी सुनाना देखिए प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे उपयुक्त होगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के लिए कहानी सुनाना सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है, क्योंकि देखिए रुचि और जुड़ाव होते हैं इसमें। देखिए छोटे बच्चे कहानियों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, जिससे नीरस ऐतिहासिक तथ्य भी रोचक बन जाते हैं। देखिए कहानी के माध्यम से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी, तो याद रखिएगा। और देखिए एसएसटी पेपर 2 की जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। और देखिए अगर यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन एक भी क्लास मिस मत करिए। डेली देखिए, क्लास देखिए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। देखिए आपका यह PY के क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किस वर्ष की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किस वर्ष की थी? तो वह हो जाएगा 1526 में की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। देखिए समझते हैं। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। देखिए यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 1526 में हुआ था। और देखिए किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वह हो जाएगा 1915 में लौटे थे। यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो 1915 में लौटे थे। देखिए समझते हैं। देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत। और देखिए इसी याद में हर साल 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तो वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा देखिए सुभाष चंद्र बोस का था।
देखिए समझते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, वर्मा अब जो है देखिए म्यांमार है उसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के सैनिकों को संबोधित करते हुए यह नारा दिया था। देखिए ताकि उन्हें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब्दुल गफ्फार खान को उनके अहिंसक आंदोलन और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा के कारण सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो वह हो जाएगा हुमायूं की। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा एक अच्छा नागरिक बनना, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम लर्निंग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो अधिगम को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन करके। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम लर्निंग में देखिए परिभाषित किया जा सकता है तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन करके। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी तो 31 मार्च 1867 को मुंबई में की थी। और देखिए इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना था। जैसे देखिए जाति प्रथा का विरोध करना और देखिए विधवा विवाह को बढ़ावा देना और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था देखिए जाति प्रथा का विरोध करना था और विधवा विवाह को बढ़ावा देना था और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में किसने रद्द कर दिया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किसने रद्द कर दिया था? तो वह हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बंगाल का विभाजन 1905 का किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के दबाव के कारण लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग की किसकी आत्मकथा है? तो वह हो जाएगा देखिए महात्मा गांधी की है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। और देखिए यह मूल रूप से गुजराती भाषा में सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथा के नाम से लिखी गई है। और देखिए इसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हो गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय की हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की देखिए मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हो गई थी। देखिए समझते हैं। देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस के लाठीचार्ज के कारण हो गई थी। और देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय
उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई थीं और जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। तो आपका यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जून 1948 से जनवरी 1950 तक इस पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे तो ज्योतिबा राव फूले थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा राव फूले थे। देखिए समझते हैं। देखिए ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और देखिए जिसे उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा को समाप्त करने में मदद करने वाले अमेरिकियों को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की और चगताई भाषा में लिखी थी। तो याद रखिएगा। देखिए बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और देखिए उसने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, मूल रूप से अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। देखिए ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जाते समय इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा और एसएसटी की जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो इसमें से बताना है कौन सी गर्म धारा हो जाएगी। तो वह हो जाएगी कुरोशियो धारा होती है, जो गर्म जल धारा होती है। देखिए कुराइल धारा एक ठंडी धारा होती है जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और देखिए कंडली धारा ये ठंडी धारा होती है, ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और देखिए लैब्राडोर धारा होती है, यह भी एक ठंडी धारा होती है जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी है तो प्लेलिस्ट में से जाके ज़रूर देख लीजिएगा।